हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम ईमन और आज हम यूनिट नंबर 1 का पार्ट नंबर बी डिस्कस करने वाले हैं। इट इज़ रिलेटेड टू सिटीजनशिप। देखिए, सिटीजनशिप के जो आर्टिकल्स है, प्राइमरीली इट इज़ मेंशन्ड इन दी पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 6 to 11। ठीक है, और ये वन ऑफ द मोस्ट कंटेस्टेड इशू रहा है रिसेंट टाइम्स में भी। अभी रिसेंट टाइम्स में कंटेस्टेड इशू रहा है, इससे पहले भी टाइम एंड अगेन ये बहुत कंटेस्टेड इशू रहा है बिकॉज इंडिया हैज़ बीन अफ्लिक्टेड विथ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अगर आप इसे इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखें, इन जियो पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट देखें, इंटरनेशनल रिलेशंस के कॉन्टेक्स्ट में देखें, सी वी हैव बीन डिवाइडेड व्हेन वी हैव बीन डिवाइडेड व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंस। उस वजह से बहुत सारा रेफ्यूजीज़ का माइग्रेशन, इन माइग्रेशन एंड आउट माइग्रेशन दोनों चीज़ें आपको देखने को मिलती है। लॉट ऑफ पीपल वेंट टू पाकिस्तान, लॉट ऑफ पीपल केम फ्रॉम पाकिस्तान। सो देन देयर वाज अ इशू ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, कि क्या कोई पाकिस्तान से आता है तो क्या उसे सिटीजनशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी। ठीक है, एंड देयर वाज आल्सो लॉट ऑफ इश्यूज, जैसे कि आपको पता है चाइना के साथ हमारा वॉर हुआ, उसमें उसके पहले तिब्बतन्स जो है, देवर लॉट ऑफ पीपल हु केम टू इंडिया एंड सीक रिफ्यूज। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा वॉर हुआ अगेन 1965 में पाकिस्तान के साथ। उसके बाद हम देखेंगे कि बांग्लादेश को जो है, बांग्लादेश जो वॉर हुआ, हमारा बांग्लादेश के साथ वॉर नहीं हुआ। बेसिकली प्राइमरीली आर वॉर वॉज विद पाकिस्तान ओनली, आर वॉर वॉज विद वेस्ट पाकिस्तान टू लिबरेट ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, इनटू फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। ठीक है, सो दैट वाज अनदर स्टोरी। तो 1971 में प्राइमरीली जो हुआ, उसके वजह से बहुत सारे बांग्लादेशी ऑल्सो केम इन इंडिया। ठीक है, प्राइमरीली इन वेस्ट बंगाल। तो सब बहुत सारा माइग्रेशन हुआ एंड दैट इज बिकॉज ऑफ वेरियस सॉर्ट ऑफ वॉर और मे बी ड्यू टू वेरियस सॉर्ट ऑफ जियो पॉलिटिकल इंटरनेशनल कंडीशंस। ठीक है, एंड ये कंडीशन यहाँ पर स्टॉप नहीं हुई, उसके बाद भी बहुत सारे तरीके के अलग अलग देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ सर्कमस्टेंसेस जिसमें माइग्रेशन जो है वो चलता रहा। ठीक है, तो अब इस पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो सिटीजनशिप हैज़ रिमेन्ड अ वेरी वाइटल एंड अ वेरी कॉन्टेस्टेड कॉन्सेप्ट। अभी आपको अगर पता होगा, इफ़ यू हैव बीन पॉलिटिकली अवेयर और इफ़ यू हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर, 2019 में जो CAA NRC बिल जो गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, तो ये जो बेसिकली है, इट वाज अ वेरी मच कंटेंशियस इशू बिकॉज इट प्राइमरीली इन्वॉल्व द क्राइटेरिया of deciding that who will be the citizen of the country and who will not be a citizen of the country, and that too on the basis of religion। तो वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर प्राइमरीली, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे कि द इंटायर आइडिया ऑफ सिटीजनशिप, हाउ डज इट इवॉल्व, एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में क्या क्या चीज़ें मेंशन है और ये क्यों एक मुद्दा रहा है, हमेशा से कंटेंशियस इशू क्यों रहा है, एंड वाई दिस हैज़ बीन ऑलवेज अ पॉलिटिकल हॉट पोटैटो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। सिटीजनशिप अगर हम डिटेल में, मतलब इन अ वन लाइनर अगर हम समझे, व्हाट इज सिटीजनशिप, इट इज़ अ लीगल मेंबरशिप ऑफ द स्टेट। ठीक है, लीगल मेंबरशिप ऑफ द स्टेट, एंड व्हाई इट हैज़ बीन इम्पॉर्टेंट। देखिए, आज के टाइम पे क्योंकि मॉडर्न नेशन स्टेट्स का इमर्जेंस हुआ है, तो आपको एक आइडेंटिटी चाहिए टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, आप दुनिया के कोई भी कोने में जाएंगे, ठीक है, सो यू नीड एन आइडेंटिटी कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, विच स्टेट यू बिलोंग टू और विच नेशन स्टेट यू आर फ्रॉम। तो ये एक आइडेंटिटी की ज़रूरत पड़ी हमें मॉडर्न नेशन स्टेट के इमरजेंस होने की वजह से। पहले हमारे पास बहुत सारी आइडेंटिटी होती है, रिलीजन, कास्ट वगैरह, बट दिस आइडेंटिटी हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट इन द कॉन्टेक्स्ट की, क्योंकि हमने देखा इतना सब जो चीज़ें हैं, फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस all are based on the idea, on the notion of citizenship। अगर सिटीजनशिप ही नहीं रही तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो इसलिए सिटीजनशिप हैज़ बीन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये पहले नहीं हुआ करता था। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था कुछ, पहले राजा हुआ करते थे, उसकी प्रजा हुआ करती थी, एंड देयर वाज सिंपल नोशन ऑफ देयर वाज नो रिक्वायरमेंट कि आपके पास सिटीजनशिप है कि नहीं। ठीक है, बट नाउ इट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इवॉल्विंग नेशन स्टेट्स में इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ गया है, एंड देयरफॉर देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ डिबेट अराउंड इट। ठीक है,
और ये डिबेट्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, वी विल नॉट गेट इनटू दोज डिबेट्स बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट कि जो फॉरेन पीपल है उनके राइट्स क्या है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ रिफ्यूजीज़, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स, क्या रिफ्यूजीज़ की वजह से सिटीजन सफ़र कर सकते हैं या सिटीजन्स की वजह से रिफ्यूजी सफ़र कर सकते हैं. So this has been a lot of issues around it and a lot of debates. We'll not get into those things. What we'll try to understand is the evolution of citizenship in Indian context. अगर प्राइमरीली इफ़ वी वेंट टू द एंशियंट टाइम्स, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पहले के टाइम पे ऑल्दो देयर वाज नो सॉर्ट ऑफ सिटीजनशिप कॉन्सेप्ट अटैच्ड, बट पहले के टाइम पे जो प्रजा हुआ करती थी, द पीपल यूज टू अटैच देमसेल्फ विद देयर रूलर. ठीक है, और वो उन्हें जो है टैक्सेस पे करते थे, सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, एंड उनके रिटर्न में दे एक्सपेक्ट कि स्टेट हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करे. ठीक है, सो दिस वाज अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, जो सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट था वो वहाँ पर नहीं था बिकॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम देयर वाज नो कॉन्सेप्शन ऑफ राइट्स, देयर वाज ओनली कॉन्सेप्शन ऑफ ड्यूटीज. बट अगर हम ट्रेस करें 5th to 4th सेंचुरी BCE के अंदर, ठीक है, इन एथेंस, एथेंस में हमें पहली बार ये आइडिया देखने को मिलता है जो कि एरिस्टोटल की बुक पॉलिटिक्स से हमें देखने को मिलता है कि उसमें उन्होंने ये आइडिया दिया था बीइंग रूल्ड एंड रूल इन रिटर्न. ठीक है, ये जो आइडिया है, ठीक है, तो ये आइडिया हमें वहाँ से इमर्ज होकर देखने को मिलता है. बट द इम्पॉर्टेंट थिंग विच हैज़ टू बी नोटेड इज़ दैट कि उस टाइम पे विमेन एंड स्लेव्स वेर नॉट द पार्ट ऑफ वोटिंग सिस्टम. ठीक है, तो इट वाज वेरी लिमिटेड सॉर्ट ऑफ राइट. ठीक है, लेकिन ये आइडिया जो फिर भी लोगों का पार्टिसिपेशन का आइडिया है, देयरफॉर वी से ना कि जो पॉलिटिक्स का इन टर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी का जो इवोल्यूशन है, वी ट्रेस यूजुअली टू द ग्रीक, राइट. तो द पीपल्स पार्टिसिपेशन आइडिया इट इमर्ज फ्रॉम अरिस्टोटल वर्क ऑफ पॉलिटिक्स. ठीक है, तो यहीं से जो है आइडिया इमर्ज हुआ कि लोगों को पार्टिसिपेट करना है, बट इट वाज अ लॉट ऑफ लिमिटेड स्कोप था बिकॉज वीमेन एंड स्लेव्स एंड फॉरेनर्स वेर आउट ऑफ द प्रीव्यू. इतना आपको समझना है. इसके बाद आए ग्रीक्स, के बाद आते हैं रोम्स. अब रोमन एम्पायर जब आता है तो रोमन एम्पायर में इसका फर्दर एक्सपांशन होता है. ठीक है, फर्दर एक्सपांशन होता है और डिफरेंट पीपल इसमें इंक्लूड होते हैं. ठीक है, और नए नए एरियाज़ के बेसिस पे, लाइक टेरिटरीज़ के बेसिस पे रोमनाइज ग्रीक स्कॉलर्स थे जैसे सिसेरो एंड पॉलीबियस, उन्होंने जो है सिटीजनशिप को डिवाइड किया. तो ये जो है बेसिकली इट वाज नॉट बेसिकली ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, बट ये बोला जाता था जैसे कि आप इस जगह पे हो तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा. ठीक है, तो ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट था, तो आपको इसे समझना है. ठीक है, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए. बट अगेन इसमें भी यही प्रॉब्लम थी कि विमेन एंड स्लेव्स वर नेवर द पार्ट ऑफ इट. ठीक है, नाउ मेडिवल टाइम्स में अगर हम आ जाएँ तो मेडिवल टाइम्स पे जो पोप ऑफ क्रिश्चियन चर्च है वो बहुत इंपॉर्टेंट था. देखिए उस टाइम पे फ्यूडलिज्म चलता था. ठीक है, फ्यूडलिज्म चलता था. आपको पता है द सिस्टम ऑफ 3 स्टेट्स आपने पढ़ा होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड एवरीथिंग. तो उसमें ये सिस्टम चलता था कि द पॉलिटिकल पावर जो है वो तो पोप कंट्रोल करता था, वो इम्पोर्टेंट था. ठीक है, बट उसके अलावा देयर वाज अ क्लर्जी क्लास इट वाज एंड देन नोबिलिटी, और बाकी जो थर्ड स्टेट था उनको टैक्स पे करना पड़ता था. उस टाइम पे स्कॉलर्स का इमर्जेंस होने लगा. वी शुड विल नॉट कॉल देम स्कॉलर्स, वी शुड कॉल देम पॉलिटिकल थिंकर्स. तो मैकेवेली या फिर रूजो, हॉब्स एंड लॉक, ये लोगों ने क्या कहा कि सिटीजन्स का इम्पोर्टेंस है किसमें, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में. ठीक है, तो उससे हमारा जो आइडिया है डेमोक्रेसी का इट इमर्ज आउट. एंड आपको पता है कि देन देयर वर स्कॉलर्स लाइक, जैसे मैं यहाँ पे बताऊंगी आपको. तो जो मॉडर्न नेशन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है इसमें थॉमस हॉब का कॉन्सेप्ट राइट टू लाइफ, जॉन लॉक का कॉन्सेप्ट राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड पर्सनल प्रॉपर्टी, जीन जैक्स रोजू का कॉन्सेप्ट राइट टू लिबर्टी एंड एक्टिव पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो ये जो इंटायर कॉन्सेप्ट है ये आपको समझना है कि देखिए कोई भी चेंज सोसाइटी में जो आता है उससे पहले आप पता ना, पहले सोचेंगे फिर ही तो आप एक्शन करेंगे, राइट. अनलेस एंड अनटिल यू थिंक हाउ विल यू एक्ट. तो द पॉइंट इज दैट कि ये जो पॉलिटिकल थिंकर्स है दे ट्राई टू इमेजिन द कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप. ठीक है, और फिर ये आइडियाज दे यूज टू राइट एंड प्रोपोगेट, और फिर उसके बाद द पीपल हु यूज टू रीड दिस
are the one who used to imbibe these ideas, and then they collectively revolted, and they started the French Revolution. So this was the entire primary idea, that how it evolved citizenship. ठीक है, यहाँ तक आई होप द थिंग इज क्लियर. बट द पॉइंट इज दैट कि ये जो स्ट्रगल रहा है ना, आपको जो आज के टाइम पे सिटीजनशिप मिल जा रही है, या सिविल पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक राइट्स आपको मिल जा रहे हैं, इसका स्ट्रगल जो है ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रगल रहा है. ठीक है, एंड टुडे पीपल आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग इट्स वैल्यू, कि आपको जो चीज़ें रेडीमेड मिली है ये सब चीज़ें, दीज राइट्स आर द स्ट्रगल ऑफ द पीपल हु हैव बीन स्ट्रगलिंग सिंस, आप जब पैदा नहीं हुए उससे हज़ारों साल पहले से स्ट्रगल कर रहे हैं. ठीक है, उनका स्ट्रगल का यू आर गेटिंग दोज फ्रूट्स. सो द पॉइंट इज दैट कि इमेजिन योर सेल्फ इन अ सिचुएशन, यू हैव बीन born in a country जहाँ पर किंग है, एंड द किंग इज़ वेरी ऑटोक्रेटिक, किंग इज़ नॉट गुड इनफ. ठीक है, और किंग इज़ द पर्सन हु इज़ वेरी टायरेनिकल. तो आप वहाँ पर आपकी लाइफ कैसी होगी, एंड इमेजिन योर सेल्फ इन अ कंट्री वेयर द कंट्री इज़ डेमोक्रेटिक. सो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस. ना टॉकिंग अबाउट सिटीजनशिप की अगर हम बात करें कि किस तरीके से इवॉल्व होती गई, तो मार्शल ने अपनी बुक सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास, जो कि 1950 में लिखी गई थी, उनको उसमें बताया उन्होंने कि देयर इज़ अ प्रोग्रेस, देयर इज़ अ प्रोग्रेशन. पहले सिविल राइट्स अचीव हुए, फिर पॉलिटिकल, एंड देन सोशल राइट्स वेर अचीव्ड. So you have to understand the fact कि it is civil rights, political rights and then economic and socio-economic rights basically. तो ये इसका एक evolution हुआ. Basically जो civil rights है वो शुरुआत हुई 18th century में, and it was primarily negative rights. Negative rights in the context की राइट्स नेगेटिव मतलब आप गलत मत समझिए. नेगेटिव राइट्स मतलब ये कि स्टेट की पावर को लिमिट कर दिया गया था इस पर्टिकुलर राइट्स में, और स्टेट के लिए निगेटिव थे. ठीक है, और इंसान के लिए क्या मांगा जा रहा था, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, ये सब चीज़ें. सेकेंड फेज ऑफ राइट्स जो है दैट आर पॉलिटिकल राइट्स, जैसे कि आपको वोट करने की जो आप कह सकते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो फिनोमेना है वो पर्टिकुलरली. थर्डली 20th सेंचुरी में द डिमांड्स वेर ऑफ इकोनॉमिक राइट्स. ठीक है, इकोनॉमिक्स राइट्स यानी कि जैसे कि विद द ग्रोथ ऑफ मार्क्सिज्म, दिस रिक्वायर्ड कि स्टेट का पॉजिटिव इंटरवेंशन हो टू मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी. तो वेलफेयर स्टेट का इमर्जेंस हुआ. So the point is that the evolution was primarily from 18th century to 20th century with the civil rights to political rights and then socio-economic rights. And then one more primary things which needs to be remember is that ये राइट्स सबको नहीं दे दिए गए थे. जो स्ट्रगल कर रहा था उसे जो है ये राइट्स मिल रहे थे. स्टार्टिंग में बूर्जुआ क्लास जो है स्ट्रगल कर रही थी, इसलिए उन्हें राइट मिला. आपको पता होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में सबसे पहले men propertied men with 21 years of age got the right. ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे वर्किंग क्लास जो है उन्होंने जो है स्ट्रगल किया, एंड दोज पीपल गेट राइट. उसके बाद आप देखेंगे कि विमेन जो है देवर ऑल्सो दी नॉट द पार्ट ऑफ दिस, और विमेन को राइट्स जो है वो और ज़्यादा लेट मिले. सो दिस इज़ हाउ इट इवॉल्व. तो सिटीजनशिप इज़ बेसिकली मार्शल की डेफिनेशन में अगर हम देखें तो सिटीजनशिप इज़ फुल एंड इक्वल मेंबरशिप इन द स्टेट. तो अभी जो हमने समझा इससे हमें ये समझ में आया कि कहीं ना कहीं हम जो सिटीजनशिप और मेंबरशिप के बारे में जब पढ़ते हैं, तो ये इसलिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि आज के टाइम पे हमें ये समझना है कि कौन एलियन है, कौन सिटीज़न है, और इसका जो क्राइसिस इमर्ज होकर आ रहा है, इसके समझने के लिए हमें सिटीजनशिप का जो है कॉन्सेप्शन और कॉन्सेप्ट एंड नोशन जो है वो दोनों चीज़ें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर पार्ट. सबसे पहले मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि पार्टीशन ऑफ इंडिया और दो स्टेट्स का इमरजेंस था. तो यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुआ था. ठीक है, मोर देन अ मिलियन पीपल माइग्रेटेड. ठीक है, तो ये जो माइग्रेशन था इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे कोई कॉन्सेंसस नहीं था कि क्या होने वाला है. ठीक है, सिटीजनशिप किसको दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी. ठीक है, ऐसा एक जनरल थॉट प्रिवेलिंग था कि जो भी इंसान इंडियन टेरिटरी में पैदा हुआ होगा उसे जो है सिटीजनशिप जो है मिलेगी. ठीक है, एक स्कूल ऑफ थॉट या एक सेट ऑफ थॉट ये बिलीव कर रहा था. एक और ग्रुप था जो रेशियल कल्चरल बेसिस ऑफ सिटीजनशिप को मान रहा था. रेशियल कल्चरल सिटीजनशिप को मान रहा था.
थर्ड वॉइस क्या कह रहा था कि हमें कम्युनल प्लुरैलिटी की ज़रूरत थी, ठीक है। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से जो है मान रहे थे, लेकिन देयर वॉज नो सॉर्ट ऑफ एक्ट या फिर कोई भी तरीके का लॉ उस टाइम पे पास नहीं हुआ। बाद में जाकर 1955 में फर्स्ट टाइम जो है सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ, दैट वाज इन 1955। दिस यू हैव टू रिमेंबर द डेट्स, यू कैन नोट इट डाउन। सिटीजनशिप एक्ट 1955 वाज पास बाय इंडियन पार्लियामेंट, और इसको बाद में 8 बार अमेंड किया गया, 8 बार अमेंड किया गया, ठीक है। और हमारा जो अगर हम अमेंडमेंट्स को समझेंगे तो हमारा अमेंडमेंट जो है इस तरीके से हुआ, जूस सोली टू जूस सांगिनिस, इट्स अ टर्म बेसिकली, एंड इट मीन्स दैट कि पहले कंडीशन ये हुआ करती थी कि इट इज़ बॉर्न इन इंडिया, अगर इफ़ यू आर बॉर्न इन इंडिया देन यू बिलोंग टू दिस पर्टिकुलर टेरिटरी। बट बाद में जाकर ये हो गया कि अगर आपके कोई ब्लड एंड टाइज जो है वो भी यहाँ पर बिलोंग करते हैं तो भी आप इसके सिटीजन हो जाएंगे। देखिए प्राइमरीली अगर आप समझिए कि बांग्लादेश, इंडिया एंड पाकिस्तान, देयर आर 3 डिफरेंट नेशन एज ऑफ नाउ, ऑल ऑफ दिस वर वन, ठीक है। अब इट इज़ क्वाइट प्रोबेबल कि हो सकता है किसी के पेरेंट्स बांग्लादेश में रहते हो, उनके बच्चा जो है वो इंडिया में रहता हो, ड्यू टू सेपरेशन एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, ठीक है। एंड दे ये उस टाइम पे फ़ोन वगैरह तो होते नहीं थे, ठीक है। एंड देयर हैज़ बीन मैनी स्टोरीज़ कि बाद में जाकर वो लोग यूनाइट होते हैं। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट सिटीजनशिप का जो एक्ट है वो पहले इट रिकॉग्नाइज कि जो पर्सन बॉर्न हो रहा है इंडियन टेरिटरी में वुड बी कंसिडर्ड द इंडियन, बट बाद में जाकर इसको बहुत ज़्यादा हद तक अमेंड किया गया। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से इसे अमेंड किया गया। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, आई टोल्ड यू आई थिंक फ्रॉम 6 to 11 सिटीजनशिप इज प्राइमरीली कंसर्न विथ 5 to 11, आर्टिकल 5 to 11 एंड पार्ट सेकेंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कस करती है सिटीजनशिप को, ठीक है। और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को आपको पता है अडॉप्ट कर लिया गया, एनेक्ट कर लिया गया, ठीक है। तो इस टाइम पे 4 कैटेगरीज ऑफ पर्सन को जो है सिटीजन्स माना गया था, ठीक है। ये आपको समझना ज़रूरी है, थोड़ा सा लीगल रहेगा ये, लेकिन समझने की ज़रूरत है आपको। 4 तरीके की 4 लोगों को सिटीजन्स माना गया अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग किसको सिटीजन माना गया? एक पर्सन जिसका डोमिसाइल इंडिया में है, ठीक है, मतलब ही इज़ लिविंग इन इंडिया, और कोई भी एक कंडीशन उसकी बॉर्न है, मतलब एक कंडीशन वो फुलफिल करता है, या तो वो इंडिया में पैदा हुआ था, या उनके दोनों में से कोई पेरेंट्स जो है इंडिया में बॉर्न हुए थे, या फिर वो इंडिया में ऑर्डिनरीली रिसाइड कर रहा है फॉर 5 इंडियंस immediately before the commencement of the constitution became a citizen of India. Considering, see, there are some people in India who are Anglo-Indians, ठीक है। Anglo-Indians, now people who have came from Britain and they sought to settle in India only, ठीक है, and they might not have been born in India, and neither of their parents has been born in India, but they has been ordinarily residing in India for more than 5 years, ठीक है। So considering that the person becomes a citizen of India, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज़ वेरी क्लियर एंड क्रिस्टल। सेकेंड आर्टिकल नंबर 6 के अकॉर्डिंग जो इंडिया आया है पाकिस्तान से वो इंडियन सिटीजन बन जाएगा ऑन द कंडीशन दैट कि जो अनडिवाइडेड इंडिया था, अनडिवाइडेड इंडिया मतलब पता है आपको, इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। तो अनडिवाइडेड इंडिया में उसके पेरेंट्स कहीं भी पैदा हुए हो, चाहे पाकिस्तान में पैदा हुए हो, इंडिया में पैदा हुए हो, बांग्लादेश में पैदा हुए हो, उसके पेरेंट्स या फिर उसके ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, वो बॉर्न हुए हैं अनडिवाइडेड इंडिया में, ठीक है। तो वो पाकिस्तान से भी इंडिया आएगा तो उसको जो क्या मिल जाएगी, सिटीजनशिप मिल जाएगी। बट देयर आर वन ऑफ मोर कंडीशन, ये ही शुड बी माइग्रेटिंग बिफोर 19 जुलाई 1948, बिकॉज सी देयर हैज़ बीन दी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ था जुलाई 1947 में। उसके बाद से आप देखेंगे कि 1 ईयर का टाइम दे दिया गया है। इससे पहले जिन लोगों ने माइग्रेट कर लिया है वो लोग जो है वो क्या कहलाएंगे, दैट वुड बी कंसिडर द सिटीजन ऑफ इंडिया। एंड द कंडीशन इज़ दैट कि बिफोर अप्लाइंग वो एटलीस्ट 6 मंथ्स जो है वो ऑलरेडी इंडिया में रह चुका है, ठीक है। तो दैट इज़ द कंडीशन। तो ये एक तरीके से मतलब इट इज़ जस्ट अ लॉ, ठीक है। थर्डली, यू नो वेरी वेल कि इंडिया में बहुत सारे ड्यू टू पार्टीशन रिलेटेड वायलेंस और ड्यू टू आप कह सकते हो
बहुत सारा देयर वाज लॉट ऑफ कम्युनल वायलेंस विच टुक प्लेस इन पार्टीशन, जिसकी वजह से बहुत सारे जो मुस्लिम्स थे वो पाकिस्तान चले गए। सो आर्टिकल 7 प्राइमरली डील्स विद दैट कि जो भी पर्सन इंडिया से पाकिस्तान चला गया, ठीक है, आफ्टर मार्च 1947, लेकिन बाद में वापस इंडिया आता है फॉर रीसेटलमेंट, वो इंडियन सिटीजन बन सकता है, but then again he has to reside in India for 6 months and then after he has to apply for the citizenship. I hope it is primarily clear to you. So these particular articles has to be memorized, आपको इनके प्रोविजन याद करने होंगे, ठीक है। आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन अगर उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स इंडिया में पैदा हुए थे, इंडिया मीन्स अनडिवाइडेड इंडिया, इंडिया पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, उसमें कहीं भी पैदा हुए थे, बट वो बाहर रह रहा है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली इंडियन सिटीजन बन जाएगा अगर उसको सिटीजन ऑफ इंडिया में उसने जो है रजिस्टर कर लिया है, ठीक है। मीन्स इट मे बी क्वाइट पॉसिबल दैट अ पर्सन मे हैव गॉन टू एनी अदर कंट्री और वो बाद में रिटर्न हो रहा है दैट येस माई पेरेंट्स वर लिविंग हियर एंड आई एम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। So in that particular context, this article is to cover those people who has not been living in India but still उनके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स हैज़ बीन बॉर्न इन अनडिवाइडेड इंडिया, सो ऑटोमेटिकली दे आर द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। सो अभी तक हमने देखा कि 4 अलग अलग लोगों के साथ डील हो रहा है। एक जो पर्सन इंडिया में रह रहे हैं, एक पर्सन जो इंडिया से पाकिस्तान से आए हैं, एक पर्सन जो पाकिस्तान गए थे लेकिन फिर वापस आ गए हैं, और एक पर्सन जो इंडिया के हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं। 4 तरीके की बात हो गई। अब ये तो हो गया आर्टिकल 5 से 8 तक के। आर्टिकल 9 ये परमिशन देता है एक हर सिटीज़न को कि वो अपनी सिटीज़नशिप वॉलंटरीली डिनाउंस कर सकता है, छोड़ सकता है, ठीक है। और आर्टिकल 11 परमिशन देती है पार्लियामेंट को कि वो कोई भी लॉ बना सकती है इन पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट, जिससे सिटीज़न की जो सिटीज़नशिप है उसको वो छीन सकती है, टर्मिनेट कर सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। अब क्योंकि जो गवर्नमेंट थी उसके पास आर्टिकल 11 के अंदर पावर थी कि इट कैन अमेंड द सिटीजनशिप एक्ट, तो इसलिए 8 बार अमेंडमेंट हुए हैं, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। पहले तो 1955 में, ठीक है, सिटीजनशिप एक्ट हुआ, उसके बाद 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005 एंड 2015। आपको डेट्स भी याद रखनी है। देयर हैज़ बीन 8 अमेंडमेंट्स ऑल इन ऑल, ठीक है, अभी तक के। एंड देन 2019 में द बिल वॉज पास, द अमेंडमेंट वॉज नॉट डन, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि यहाँ तक के आपको एक अमेंडमेंट के बारे में पढ़ना है कि इसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो 1955 का था पर्टिकुलरली, उसमें उन्होंने बताया था कि देर आर 5 वेज ऑफ एक्योरिंग द सिटीजनशिप। आप 5 तरीके से इंडिया का सिटीजन बन सकते हैं। देखिए उसमें कौन से मेथड्स हैं: बर्थ, डिसेंट, registration, naturalization, incorporation of territory. So there is nothing more to explain in it, but still I'll try to explain the legality of this, ठीक है। हम समझेंगे इसके बारे में, इतना कुछ इसमें समझने वाली बात नहीं है। देखिए बर्थ से ऑफकोर्स ये बात है कि जो भी इंसान 26 जनवरी 1950 से पहले पहले या बाद बॉर्न हो जाता है, ठीक है, चाहे उसके पेरेंट इंडिया में बॉर्न होता है तो उसको सिटीजनशिप इंडिया में मिल जाएगी, ठीक है, बट वो 1987 से पहले बॉर्न होना चाहिए। अगर 1987 के बाद बॉर्न होता है तो उसे सिटीजनशिप तभी मिलेगी जब उसके पेरेंट्स जो है इंडिया में जो है बॉर्न हुए हैं, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। उसके बाद 2004 के अंदर जो पर्सन 2004 के बाद पैदा हुए हैं, ठीक है, वो इंडियन सिटीजन तभी माने जाएंगे जब दोनों भी पेरेंट्स उनके इंडियन सिटीजन हैं, ठीक है। तो ये आपको एक बर्थ के अंदर भी जो है 3 प्रोविज़न है, ठीक है। या तो आप 1950 से लेके 1987 के बीच में पैदा हुए हो, ठीक है, इंडिया में, या फिर आप 1987 के बाद पैदा हुए हो लेकिन आपके पेरेंट्स जो है वो इस टाइम पे पैदा हुए हो, या तो आपके पेरेंट्स सिटीज़न हो। अगर आप दूसरी कंडीशन में भी नहीं आते हो तो 2004 के बाद आप पैदा हुए हो, तो 2004 के बाद अगर आप पैदा हुए हो तो आपके पेरेंट्स जो है दोनों भी अगर इंडियन सिटीजन है तो आप जो है नेचुरली इंडियन सिटीजन हो जाओगे। दिस इज बाय बर्थ। सेकंड इज बाय डिसेंट। नाउ डिसेंट हमारे इंडिया में हमेशा आप देखेंगे कि पैट्रिलिनियल होता है, ठीक है, हम फादर से डिसेंट ट्रेस करते हैं ना कि मदर से। तो अगर कोई इंसान
26 जनवरी 1950 के बाद बाहर पैदा होता है, ठीक है, बाहर मतलब इंडिया के बाहर कहीं भी, ठीक है, बट उसके फादर जो है वो उस टाइम पे सिटीजन रहे हैं इंडिया के, ठीक है, तो वो नेचुरली जो है सिटीजन बन जाएगा बाय डिसेंट, ठीक है, इट इज़ बाय डिसेंट। तो या तो आप बर्थ के थ्रू बनोगे या तो डिसेंट के थ्रू बनोगे, नेचुरलाइजेशन के थ्रू बनोगे, तो ये अलग अलग टर्म है, आपको समझना है। ऑल्दो इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर ग्रेजुएशन एग्जाम, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। मोर ओवर अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनिंग द टाइप्स ऑफ सिटीजनशिप which a person can acquire, then you have to explain in detail the provision along with the articles, ठीक है। अब एक और कंडीशन इसमें ये है कि अगर आप 10 दिसंबर 1992 के बाद पैदा हुए हो, ठीक है, मतलब बाहर पैदा हुए हो, ठीक है, कोई भी पर्सन 1992 के बाद बाहर पैदा हुए हो, तो वो इंसान भी सिटीजन माना जा सकता है अगर उनमें से उसका किसी का पेरेंट जो है वो इंडिया का सिटीजन रहा है, ठीक है, समझ में आ रही है बात, क्लियर है। उसके बाद 2004 के बाद इसको चेंज कर दिया गया, 2004 के बाद अगर 3 दिसंबर 2004 के बाद अगर एक पर्सन बाहर बॉर्न होता है तो जब तक कि वो इंडियन सिटीजन नहीं माना जाएगा, जब तक कि उसका 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन इंडियन गवर्नमेंट के अंदर नहीं हो जाता, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता जब तक कि उसको जो है सिटीजन नहीं माना जाएगा। अब हो सकता है कोई माइनर पर्सन है, ठीक है, माइनर मीन्स एनी वन हु इज़ बिलो द एज ऑफ 18, ठीक है, और उसको 2 सिटीजनशिप मिली गई है, मतलब इंडिया की सिटीजनशिप बाय द वर्च्यू ऑफ डिसेंट, बिकॉज उनके पेरेंट्स इंडिया को बिलोंग करते थे, अब वो क्योंकि दूसरी कंट्री में पैदा हुआ है उस कंट्री की सिटीजनशिप भी उसके पास है। तो अगर जब वो 18 ईयर्स का होता है, ठीक है, एंड उसके बाद अगर उसने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को डिनाउंस नहीं किया तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, अगर उसने दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को छोड़ दिया तो वो इंडियन सिटीजन बन जाएगा, बट इफ़ यू वांट टू कंटिन्यू विद अनदर कंट्री सिटीजनशिप तो फिर उसको इंडियन सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। सो देयर इज़ अ चॉइस, ऐसा नहीं कि दोनों जगह पे आप सिटीजनशिप एक ही जगह के आप सिटीजन बन सकते हो, ठीक है। Moreover, acquisition of citizenship by registration. समटाइम्स इट मे हैपन कि आप ना डिसेंट के थ्रू ना बर्थ के थ्रू आप सिटीज़न हो, बल्कि आपको रजिस्ट्रेशन करना है, लेकिन रजिस्ट्रेशन करना इज़ नॉट वेरी ईजी। बेसिकली रजिस्ट्रेशन आप तब कर सकते हो जब आप इसमें से कोई फॉलोइंग कैटेगरी को बिलोंग करते हो, या तो आप इंडिया में 7 साल से रह रहे हो बिफोर मेकिंग द रजिस्ट्रेशन, या तो आप जो है एक ऐसी एरिया में रह रहे हो जहाँ पर मतलब ऑलरेडी जो अनडिवाइडेड इंडिया था उसमें आप रह रहे होंगे, किसी भी पार्ट में इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में आप रह रहे हो, तब जाके आप रजिस्ट्रेशन जो है कर सकते हो, या फिर आप किसी सिटीज़न ऑफ इंडिया से मैरिड हो, ठीक है, और आप फिर भी 7 साल यहाँ रह रहे हो, उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन कर सकते हो। आपको पता होगा द पीपल हु वांट टू गेट द ग्रीन कार्ड एंड ऑल दिस थिंग, जो बाहर जाते हैं एंड देन दे गेट मैरिड, ठीक है, टू एनी वन आउटसाइड इंडिया टू गेट दी परमानेंट रेसिडेंट दैट इज़ पीआर, ठीक है। तो पॉइंट इज़ दैट कि जो ये मिलने के लिए इंडिया में क्या लॉ है कि अगर आप किसी से इंडियन सिटीजन से शादी भी करते हो, but before making an application for the registration you have to be residing in India for at least 7 years. Similarly, जो चिल्ड्रन माइनर है जिनके पेरेंट्स सिटीजन रहे हैं वो भी एप्लीकेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो देर आर वेरियस लॉज, ठीक है, वेरियस लॉज हैं कि आपके या तो पेरेंट्स होना चाहिए या तो आप अनडिवाइडेड इंडिया में आपके पेरेंट्स होना चाहिए, तभी आप जो है रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो ऐसे बहुत सारे लॉज हैं। नाउ ये अगर कैटेगरी, एक और चीज़, अगर ये कैटेगरी में कोई भी पर्सन सिटीजनशिप डिमांड करता है बाय रजिस्ट्रेशन तो उसे एक ओथ लेनी पड़ती है, ओथ ऑफ एलिगेंस टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को जो है मानूंगा या मानूंगी, वो ओथ जो है उसको लेनी पड़ती है। नाउ टॉकिंग अबाउट एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। सो नेचुरलाइजेशन क्या होता है? सो इट्स अ वेरी कॉमन थिंग कि एक ऐसी एप्लीकेशन जो है बेसिकली एक पर्सन को, अगर कोई पर्सन इंडिया में आ गया है और उसको सिटीजनशिप इंडिया की चाहिए तो गवर्नमेंट जो है उसको ग्रांट कर सकती है, लेकिन ग्रांट करने के लिए देयर आर सम कंडीशंस, ठीक है। वो उस कंट्री से नहीं आना चाहिए जिस कंट्री में इंडियन के सिटीजन्स को नेचुरलाइजेशन के थ्रू सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। समझ में आई आपकी बात? आपको फिर से समझाती हूँ। वो जो पर्सन है वो उस कंट्री से नहीं आना चाहिए जिस कंट्री में इंडियन के सिटीजन को नेचुरलाइजेशन के थ्रू
सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अगर ऐसी कंट्री से वो आता है तो उसको सिटीजनशिप इंडिया की नहीं मिलेगी, ठीक है। और वो उस कंट्री की, जिस कंट्री से वो आया है, उसको जो है सिटीजनशिप उसको छोड़नी पड़ेगी, तब जाके उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। एंड देन देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो कि उसको एडुकेट नॉलेज होना चाहिए। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में जो लैंग्वेज दी गई है 22 लैंग्वेज, उसमें से उसको कोई भी लैंग्वेज आनी चाहिए, उसका करेक्टर अच्छा होना चाहिए। ये सब चीज़ें हैं अगर आपको नेचुरलाइजेशन के थ्रू जो है सिटीजनशिप चाहिए। बट समटाइम्स व्हाट हैपन इज़ दैट कि कुछ कंडीशंस जो है ना इंडियन सिटीजन्स मतलब इंडियन गवर्नमेंट माफ़ कर देती है। समझ लीजिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है कोई भी कंट्री का, जो आर्ट, लिटरेचर, साइंस, फिलोसफी या ह्यूमन प्रोग्रेस के लिए काम कर रहा है, कोई भी पर्सन है, एंड द पर्सन कम्स टू इंडिया टू सीक द सिटीजनशिप, तो इंडियन गवर्नमेंट इतना मांगेगी नहीं कि डॉक्यूमेंट दिखाओ, ये करो, वो करो। इट विल डायरेक्टली ग्रांट द सिटीजनशिप। द आइडिया इज़ दैट प्राइमरीली कि इट इज़ ऑल अबाउट कि आप किसको सिटीजनशिप दे रहे हो, उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है, वो उस पर डिपेंड करता है। फिफ्थ बात आती है एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। तो देखिए अगर इंडिया कोई टेरिटरी पे कब्जा कब्जा वुड नॉट बी अ राइट वर्ड टू से, बट एनी फॉरेन टेरिटरी अगर इंडिया का पार्ट बनती है, सो नेचुरली उस जगह के जो लोग हैं वो इंडिया का पार्ट बन जाएंगे। नाउ हाउ इट इज़ पॉसिबल, अभी तो हम ऐसा एनेक्सेशन तो चलता नहीं है इंडिया में, तो प्राइमरली इट इज़ डीलिंग विद द पौंडीचेरी। आपको पता है पौंडीचेरी जो है वो इंडिया का पार्ट जो है वो लेट बना था, ठीक है। सो पौंडीचेरी ऑर्डर सिटीजनशिप एक्ट पास हुआ, और इसी के अंदर जो है फिर पौंडीचेरी भी जो है, पौंडीचेरी के जो सिटीजन्स है वो भी इंडिया के सिटीजन्स बन गए। Now these are the ways of getting citizenship, but there are also the ways of leaving the citizenship या फिर loss of citizenship. तो आपकी citizenship आपसे छीनी भी जा सकती है. There are also some sort of conditions which has also been mentioned in the Citizenship Act 1955. और वो conditions क्या है? The renunciation, termination and deprivation. ठीक है, ये 3 कंडीशंस आपको याद रखनी है। अब देखिए रिडनसिएशन यानी कोई भी पर्सन जो फुल एज पे पहुंच चुका है, ठीक है, और वो कह रहा है कि अब मैं जो है इंडियन सिटीजनशिप छोड़ रहा हूँ, ठीक है, तो वो इंसान जो है खुद की मर्जी से अगर इंडियन सिटीजनशिप छोड़ना चाहता है तो वो जो है उसकी इंडियन सिटीजनशिप चल जाएगी, ठीक है। और जब वो इंडियन सिटीजनशिप छोड़ देगा तो उसका अगर कोई भी चाइल्ड रहेगा, ठीक है, उसकी इंडियन सिटीजनशिप भी चली जाएगी। बट अगर उसका चाइल्ड 18 ईयर्स का होता है तो वो इंडियन सिटीजनशिप अगर रिज्यूम करना चाहता है तो वो कर सकता है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और साथ साथ जो है अगर ये सिचुएशन वॉर में होती है तो वॉर में ये सिचुएशन नहीं मानी जाएगी, ठीक है। वॉर में अगर कोई सिटीजन अपना रिनंसिएशन करना चाहता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये बात को नहीं मानेगी, ठीक है। सेकेंड इज अबाउट टर्मिनेशन, मतलब अगर इंडियन सिटीजन ने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप अगर एक्योर कर ली कॉन्शियसली, नोइंगली, जानते हुए, ठीक है, तो इंडियन सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगी। एज आई ऑलरेडी सेड कि यू कैन नॉट हैव सिटीजनशिप ऑफ 2 कंट्रीज एट द सेम टाइम। तो इसलिए, लेकिन ये भी कंडीशन जो है वॉर में एप्लीकेबल नहीं होने वाली है। थर्ड इज अबाउट, ये तो दोनों आपकी मर्जी से हो गया, ठीक है, लेकिन थर्ड इज अबाउट डेप्रीवेशन विच इज़ फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट चाहे तो आपकी सिटीजनशिप को टर्मिनेट कर सकती है, लेकिन देन देर आर सर्टेन सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हैं कि प्रोविजन। फर्स्ट इज कि सिटीजनशिप ऑब्टेन आपने की हो फ्रॉड के थ्रू, या फिर आपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ डिसलॉयल्टी दिखाई हो, या फिर आपने अनलॉफुल ट्रेड किया हो, या फिर आपने रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन के 5 साल के अंदर आप किसी और कंट्री में आपको 2 साल की जेल की सज़ा हो गई हो, या फिर अगर आप इंडिया के बाहर 7 साल से ज़्यादा रह रहे हो, ठीक है, तो उस केस में भी इंडियन गवर्नमेंट आपको जो है आपकी सिटीजनशिप क्या कर सकती है, टर्मिनेट कर सकती है। बट देन आई अगेन वांट टू ऐड पॉइंट ओवर हियर, दिस डज नॉट अप्लाइज टू दी सिविल सर्वेंट्स हु आर सर्विंग आउटसाइड द नेशन, ठीक है, जो डिप्लोमेट्स होते हैं एक कंट्री के दूसरी कंट्री में प्लेस होते हैं, तो दिस डू नॉट अप्लाइज टू देम, देयर आर ऑफ कोर्स एक्सेप्शनल केसेस टू देम। ना वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको पता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया
कि 1971 के अंदर बिकॉज देयर हैज़ बीन अ वॉर, बांग्लादेश और अलग हुआ, तो उसके तहत क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो है बांग्लादेश से दे केम टू इंडिया एंड दे प्राइमरीली सेटल्ड इन वेस्ट बंगाल एज वेल एज इन आसाम। तो व्हाट हैपन कि आसाम के अंदर जो इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट थे उनको आइडेंटिफाई करना और उनका सिटीजनशिप स्टेटस देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया 1985 में। देखिए कोई भी अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके पीछे एक देयर इज अ इंटेंट, ठीक है, इंटेंट है कि क्या चीज़ को करने के लिए वो अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि मज़ा आ रहा है तो चलो एक और अमेंडमेंट कर देते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो इसमें कुछ नया प्रोविजन और नया क्लॉज जो है ऐड किया गया। द क्लॉज इज दैट कि जो भी सिटीजन मतलब कोई भी जो भी इंडियन जो है इंडियन ओरिजिन का पर्सन होगा, ऑफ कोर्स ही बात है, जो बांग्लादेश में भी रह रहा होगा तो वो तो अनडिवाइडेड इंडिया का ही पर्सन है ना। तो जो भी इंसान अनडिवाइडेड इंडिया का पर्सन था वो 1966 से पहले आसाम में आ गया है और आसाम में रह रहा है तो वो इंडियन का सिटीजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप 1966 के बाद आए हो और 1971 के पहले आए हो, देखिए 1971 में बांग्लादेश वॉर हुआ तो उसके पहले और 1966 के बाद आए हो, लेकिन आप रह रहे हो 1966 से लेकर 1971 तक के, तो वो पर्सन जो है सिटीजन बन सकता है, बट देन उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ठीक है, उसे रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसके बाद उसको 10 साल का पीरियड दिया जाएगा। उसके बाद जो है 10 साल के पीरियड के बाद जो है उसके पास सेम राइट्स एंड ऑब्लिगेशन होंगे और एज द सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन उसको राइट टू वोट नहीं मिलेगा, ठीक है। ठीक है, ये आपको समझना है कि 10 साल का उसको टाइम पीरियड दिया जाता है और उस 10 साल के पीरियड में उस इंसान को क्या मिलता है, राइट टू वोट नहीं मिलता, बाकी सब उसको जो है राइट्स मिलने वाले हैं। सो दीज आर द क्लॉजेज, दीज आर द लॉज विच यू नीड टू रिमेंबर। तो आई होप यहाँ तक के सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी है और इसी के साथ हम ये वीडियो हमारा ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कि आसाम जो अकॉर्ड है और उस पर इलीगल इमिग्रेंट्स का क्या फिर क्वेश्चन उठ कर आता है, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो है इंडिया में आए थे एट द टाइम ऑफ बांग्लादेश वॉर और उनको इलीगल इमिग्रेंट्स कहा गया, ठीक है। तो अब उनकी लाइफ का क्या, उनकी लाइफ के बारे में हमें समझना है और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी इसे डील करना है कि किस तरीके से जो फॉरेन लोग आ रहे हैं उन लोगों के साथ हम किस तरीके से डील करेंगे, हमारी क्या पॉलिसी रहेगी, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।